कैलेंडर पर एक तारीख है 31 मार्च 2026 और देश की संसद में बोल रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के लिए तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन को उन्होंने भारत में नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय किया था। इसे नक्सलवाद का आखिरी दिन तय किया था। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। अब जब भारत इस ओर बढ़ रहा है कि अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित करे, तो आइए इतिहास की तरफ लौट कर चलते हैं और देखते हैं नक्सलवाद के लाल रंग से रंगे कुछ स्याह पन्ने। नक्सलवाद यानी कि माओवाद, इसकी शुरुआत आखिर भारत में हुई कैसे? ये जो विचारधारा है ये माओवादियों की विचारधारा से प्रभावित है, जो कि ये कहती है कि जो शोषित और वंचित वर्ग है उसे हथियार उठा लेने चाहिए और जो सक्षम वर्ग है, जमींदार वर्ग है, उन्हें मार करके अपने अधिकार ले लेने चाहिए। भारत में इसका सबसे पहला आंदोलन बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ। नक्सलबाड़ी में 1967 का साल था। यहाँ पर जो मजदूर थे उनको ये कहा गया कि आपके अधिकार जो हैं वो जमींदार छीन रहे हैं, इसलिए आप हथियार उठाइए और आंदोलन करने के लिए आइए। इसे नक्सलवाद का पहला आंदोलन माना जाता है, मगर धीरे धीरे समय के साथ ये आंदोलन और ज्यादा हिंसक हो गया और ये फैलते हुए 5 से 6 राज्यों में है। नक्सलवाद के शुरू होने के बाद 20,000 से ज्यादा मौतें भारत में इस आंदोलन के कारण हुई। सिर्फ साल 2000 से 2023 के बीच में 13,000 मौतें हुई और मरने वाले 50% से ज्यादा लोग सामान्य आदिवासी, सामान्य किसान थे। लेकिन भारत में आखिर नक्सलवाद ने अपनी जड़ें इतनी गहरी तक धंसाई तो धंसाई कैसे? 1970 के दशक तक नक्सल आंदोलन लगभग कमजोर पड़ चुका था। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत ज्यादा हिंसा नहीं हो रही थी। लेकिन 2004 में जो एनडीए की सरकार थी वो गिर जाती है और कांग्रेस की सरकार बनती है और इसके साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी लेफ्ट विंग की पार्टियां, यानी लेफ्ट फ्रंट का सपोर्ट कांग्रेस को था। और इस सरकार के बनते 10 महीनों के अंदर 2 विरोधी दल, 2 गुट साथ में आते हैं और बनाते हैं एक पार्टी सीपीआई, यानी एक ऐसा दल जो साथ में पूरे देश में नक्सल गतिविधियों को संचालित करे। 2004 से 2009 तक चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो उन्हें लेफ्ट पार्टियों के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। खुद से इतनी सीटें ले आते हैं कि सरकार बना लेंगे। इसके 1 महीने के अंदर मनमोहन सिंह मीडिया के कैमरों के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो सीपीआई है इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए क्योंकि ये देश भर में नक्सल आंदोलन चला रहा है और हिंसा कर रहा है। जिसके बाद अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्ट जो है यूआपा, उसके अंतर्गत सीपीआई के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। इसका विरोध भी होता है और इसके विरोध में 2010 में दांतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर हमला किया जाता है। सीआरपीएफ के जो जवान थे ये दांतेवाड़ा में ऑपरेशन करके लौट रहे थे और लौटते समय घात लगाकर 300 से ज्यादा नक्सली कमांडर उनके ऊपर हमला करते हैं, जिसमें 78 जवानों की मौत होती है और 8 जवान घायल हो जाते हैं। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में नक्सल आंदोलन तेजी पकड़ता जाता है। ऐसे में एक नाम सामने आता है महेंद्र कर्मा। महेंद्र कर्मा सलवा जोड़ुम की शुरुआत करते हैं। सलवा जोड़ुम का कहना यह था कि जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, उनको ही ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको ही हथियार देने चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि उन नक्सलियों से लड़ने में हमारा साथ है। क्योंकि देखिए, नक्सलियों से लड़ने में सेना की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? नक्सली जिस इलाके में रहते थे उन जंगलों को जानते थे, वहीं के लोगों की तरह दिखते थे, वहीं के लोगों से मिलते थे, बात करते थे, उनको भड़काते थे, जिसके कारण सेना के लिए बहुत मुश्किल होता था कि वो कैसे एक आम व्यक्ति और एक नक्सल में फर्क करे। बाहर से जो सेना लड़ने आई है उसे जंगल के रास्ते भी नहीं पता। ऐसे में नक्सली अक्सर घात लगाकर सैनिकों के ऊपर हमला करते थे। महेंद्र कर्मा ने इसका ये फॉर्मूला निकाला और सलवा जोड़ुम की शुरुआत हुई। सलवा जोड़ुम को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन महेंद्र कर्मा ज्यादा समय तक ये कर नहीं पाए। 2013 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने थे, रमन सिंह की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। इस परिवर्तन यात्रा से ठीक पहले उसमें केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। जो गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि नक्सलियों पर कार्रवाई करने के लिए और ज्यादा सैनिकों की जरूरत है और ज्यादा सख्ती बरती जानी चाहिए। लेकिन उस समय देश में नैक था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह थे। जब इनके पास ये प्रस्ताव गया तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें नक्सलियों से बात करनी चाहिए, ज्यादा सख्ती अपनाने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद उस ऑपरेशन को टाल दिया गया। अब 2013 में आते हैं। 2013 में परिवर्तन यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। नक्सली इसका विरोध करते हैं और इसके साथ ही अपने एरिया में सीआरपीएफ के डिप्लॉयमेंट का भी विरोध कर रहे थे। एक रैली जा रही थी, 52 गाड़ियां साथ में आ रही थी, जिनमें कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता थे। घात लगाकर
इस टोली पर, इस गाड़ियों के काफिले पर हमला किया जाता है, जिसमें कांग्रेस के 32 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता मारे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता विद्याचरण शुक्ल हों या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, इनके साथ ही महेंद्र कर्मा की भी मृत्यु हो जाती है। महेंद्र कर्मा के साथ एक नाम जुड़ता है सलवा जुर्म। ये सलवा जुर्म 2011 में बैन हो जाता है। इसके पीछे की कहानी को समझिए। 2011 में सलवा जुर्म बैन हो जाता है, और बैन क्यों होता है? क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता नंदनी सुंदर सुप्रीम कोर्ट में केस करती हैं कि जो लोगों को ट्रेन किया जा रहा है उनके अधिकारों का उल्लंघन है, मानवाधिकार का उल्लंघन है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सलवा जुर्म पर बैन लगा देता है और छत्तीसगढ़ की सरकार को यह आदेश देता है कि लोगों को जो हथियार दिए गए थे, हथियार उनसे वापस ले लिए जाए। अब हथियार वापस लेने के बाद ये नंदनी सुंदर है कौन? नंदनी सुंदर एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, और ये नंदनी सुंदर पत्नी है सिद्धार्थ वरदराजन की। वही सिद्धार्थ वरदराजन जो द हिंदू के एडिटर थे और अभी द वायर चलाते हैं। जब संसद में अमित शाह बोल रहे थे तो अमित शाह बार बार ये बात कहते हैं कि नक्सल को समर्थन देने वाले जो अर्बन नक्सल से दो बुद्धिजीवी थे, जो एसी कमरों में बैठकर आर्टिकल लिखते हैं और नक्सलवाद को नैतिक समर्थन देते हैं, अगर उनको खत्म नहीं किया गया तो नक्सलवाद को भी खत्म नहीं किया सकता। लंबे समय तक हमने देखा कि किस तरह सरकारों ने जो रास्ता अपनाया कि बात करने से चीजें ठीक होंगी, उसी के साथ अभी की सरकार ने दो तरफा नीति अपनाई। एक तरफ जिन इलाकों में नक्सली का प्रभाव था वहां पर विकास को बढ़ावा दिया गया, वहां पर सड़कें बनाई गई, लोगों को रोजगार से जोड़ा गया, उनको ट्रेनिंग दी गई। वहीं दूसरी तरफ जंगलों में जो हथियार लेकर बैठे थे उनके ऊपर सख्ती अपनाई गई। बड़ी से बड़ी संख्या में इनकाउंटर किए गए और साथ ही उनको सरेंडर के लिए भी मजबूर किया गया। अब तारीख 31 मार्च 2026, जब भारत ये घोषणा कर रहा है कि भारत की जमीन से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन अगर नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है तो उसके लिए जरूरी है कि विकास उन गांवों में पहुंचे जहां के लोगों को भड़का कर उनके हाथों में बंदूक दी जाती है। जरूरी है उन कलमों को भी रोका जाए जो कलम कागज पर ऐसे आर्टिकल लिखते हैं जिससे नक्सलियों को बढ़ावा मिले, जो कोर्ट में उनके लिए केसेस लड़ते हैं और जो उनको नैतिक समर्थन देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के वीडियोस हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। आप जुड़े रहिए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें